आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे एक स्टूडेंट्स ने फिर आज एक ऐसा सवाल किया है। मतलब मुझे अच्छा तो लगा, पर मैं ये हिंदी में जवाब देते देते थक चुका हूँ। बट लेकिन मैंने फिर कोशिश की है उसके क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करने की। उन्होंने पूछा है कि सर, अगर कोई पेशेंट ट्रॉमा और बर्न का हो तो उसके लिए किस प्रकार से एनेस्थीसिया का चूज किया जाता है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है और उनको हम कैसे देखते हैं। देखिए, ट्रॉमा और बर्न एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। उस टाइम पे बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। तो कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं या कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से आपका एनेस्थीसिया चेंज भी हो सकता है। बट लेकिन उस टाइम पे आप कोई रिकमेंडेड रूल फॉलो नहीं करते, बट पेशेंट की जान बचानी है। तो बात करते हैं एनेस्थीसिया फॉर ट्रॉमा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि निम्नलिखित कारण से, पहले मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ। मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट पोसेस यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, यानी कि बहुत सारे कारणों से ट्रॉमा के मरीज का इलाज करना अलग अलग प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट लेकिन हमें उन सब परेशानियों को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमारा ये बेसिकली काम है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सामने उस समय पे आती है? अपर्याप्त चिकित्सा इतिहास, यानी कि इनएडिक्वेट मेडिकल हिस्ट्री। जब कोई मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो हो सकता है जिस मरीज का कोई एक्सीडेंट हुआ है या उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, उस समय उसके साथ उसका कोई अटेंडेंट या उसका कोई परिचारक मौजूद हो या ना हो, और मरीज इस अवस्था में ना हो कि वो अपना मेडिकल हिस्ट्री बता सके या हमें वो कुछ समझा सके। यानी कि इनएडुकेट मेडिकल हिस्ट्री, अटेंडेंट में नॉट बी प्रेजेंट एंड पेशेंट में नॉट बी फिट एनफ टू गिव हिज मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट अपना जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको बताने में सक्षम ना हो। उसके बाद हम फिर हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? यदि ट्रॉमा के बाद किसी मरीज की आपातकालीन, यदि ट्रॉमा के बाद में यदि किसी पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े तो मरीज हो सकता है कि खाली पेट ना हो, और यह बेहोशी के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि जो पेशेंट ट्रॉमा होके आया है वो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो खाली पेट ही हो। जिस तरह से हमें किसी भी सर्जरी के लिए कोई पेशेंट 6 घंटे खाली पेट चाहिए होता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो मरीज उस टाइम खाली पेट हो, क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हुआ है ना। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा हो सकता है कि जिस पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है वो पेशेंट नशे में हो, यानी कि उसने कोई नशा किया हो और तब उसका एक्सीडेंट हुआ हो। ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद एक से अधिक चोट, विशेष प्रकार से फेफड़े में, हार्ट पे कोई चोट हो, बर्न, पेट की कोई चोट हो, ये सारी प्रॉब्लम्स ना एनेस्थीसिया को जटिल बना सकती हैं। यानी कि एक से ज्यादा फ्रैक्चर, अब उसको फीमर भी टूटी हुई है और इंटेस्टाइन फ्रैक्चर है, तो एक से ज्यादा चोटें क्या कर सकती हैं? ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दूसरा, चेहरे और गर्दन की चोट की वजह से एयरवे कठिन हो सकता है। यानी कि उस पेशेंट को यदि सर्वाइकल इंजरी हुई है और या चेहरे पे मैंडिबल या मैक्सिबल फ्रैक्चर हुआ है, तो क्या है कि वो उसके एयरवे को थोड़ा सा टिपिकल बना सकता है। कभी कभी ट्रॉमा इतना गंभीर हो सकता है कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का समय नहीं मिलता। इतनी इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम ओटी को रेडी कर सके। ये भी हमारे लिए एक गंभीर स्थिति हो जाती है ट्रॉमा के केसेस में। इसके बाद प्री ऑपरेटिव पीरियड में क्या क्या कुछ हो सकता है, इन चीजों को भी देख लेना जरूरी है। यदि आवश्यक हो तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले एयरवे को सुरक्षित करना चाहिए। विशेषकर बड़ी चोटों को पहले रूल आउट करना चाहिए। देखिए, अगर हमें पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इमरजेंसी में अगर वो पेशेंट हम इंट्यूबेट कर सकते हैं तो उसको इमरजेंसी में ही इंट्यूबेट कर देना चाहिए, या अगर टंग फॉल होने के चांस है तो एयरवे वगैरह डाल देना चाहिए। और उसको जो चेस्ट इंजरी, हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी, एब्डोमेन पेल्विक इंजरी, बोन फ्रैक्चर्स, इन सारों को पहले से ही रूल आउट करके रखना चाहिए ताकि बाद में समय वेस्ट ना हो। उसके बाद
एयरवे को अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। ट्रॉमा की वजह से एयरवे कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। सबसे जरूरी काम है एयरवे को बचाना, जिसकी वजह से हम आसानी से ट्यूब डाल के पेशेंट को ब्रीथ करा सकते हैं। जितना संभव हो सके मेडिकल हिस्ट्री लेने की कोशिश करें। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करें, यानी कि ऑब्टेन करें, मतलब जरूरत के हिसाब से उसके ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट को मंगाएं, क्योंकि उसको ब्लड लॉस की जो हुआ है उसकी मात्रा को पूरा ब्लड प्रोडक्ट से ही किया जा सकता है, ब्लड से ही किया जा सकता है। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड। अब जब इंट्रा ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव पीरियड के बाद क्या करेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में आईवी लाइन सिक्योर करें। अगर आपको जरूरत है तो सेंट्रल लाइन भी डालें, सीवीपी लाइन भी डालें। बीपी मॉनिटरिंग जरूर करें। दूसरा, पेशेंट को हाइपोथर्मिया तो नहीं है, उसका टेम्परेचर भी चेक करें। इन चीजों से बहुत बेनिफिट होता है। चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया। अब मेन जो उनका क्वेश्चन था, उनके क्वेश्चन का आंसर है कि सर किस प्रकार का एनेस्थीसिया ट्रॉमा के पेशेंट में चूज किया जाता है। अगर लोअर लिंग सेविंग सर्जरी है तो रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर ट्रॉमा की सर्जरी को जीए में किया जाता है, क्योंकि पेशेंट को ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल होती है। उसको ज्यादातर जीए में करते हैं। बट लेकिन अगर लोअर एब्डोमिनल लिम्ब उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है या कुछ सर्जरी करनी है तो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में करा सकते हैं। बट लेकिन अगर कोई ट्रॉमा का केस है और उसमें आपको प्रेफर करना है तो मोस्टली आपको जीए को प्रेफर करना चाहिए। जीए इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद अब हम कौन कौन सी चीजों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हैं। देखिए, जब हमने पेशेंट को अंदर ले लिया है तो हम यह नहीं जानते कि मरीज खाली पेट है या भरे पेट। तो पहली बात, अगर आपको जीए देना है तो आपको आरएसआई करना होगा, रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन करना चाहिए। ज्यादातर जीए इंडक्शन एजेंट हाइपोटेंशन करते हैं ज्यादातर, तो हमें प्रोफोल की जगह इटोमिडेट या केटामाइन का प्रयोग इंडक्शन एजेंट के रूप में करना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस होने की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है और इटोमिडेट की वजह से हाइपोटेंशन नहीं होता और केटामिन कभी भी बीपी फॉल नहीं करता। यदि पेशेंट को मल्टीपल ट्रॉमा या ट्रॉमा इंजरी हुई है और हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है तो सबसे पहले पेशेंट का बीपी देखना चाहिए। ब्लड लॉस की वजह से बीपी कम हो सकता है। अगर बीपी कम है या पेशेंट खाली पेट है या नहीं है, हमें कुछ हिस्ट्री नहीं पता, तो हमें आरएसआई करना चाहिए। और आरएसआई में हम कभी भी मास्क से वेंटिलेशन नहीं करते, डायरेक्ट हम पेशेंट को जीए देते हैं और ट्यूब डाल देते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप स्कोलिन भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ट्रॉमा और भी बढ़ सकता है उनका। तो इस कंडीशन में आपको सीधा पेशेंट का बीपी कम ना हो तो इटोमिडेट और केटामिन का प्रयोग करना चाहिए। इंटुबेशन के समय यदि आपके पास मरीज की पूरी रिपोर्ट है तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी नहीं है तो आप उसकी गर्दन इधर उधर घुमा सकते हैं। और यदि आपको 1% भी शक है कि अभी इसकी रिपोर्ट हमारे पास पूरी नहीं है तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि इसको सर्वाइकल इंजरी है, तब इसको इंटुबेट बहुत ही धीरे से समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल इंजरी होगी तो उसके लिए और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। और जब तक यह नहीं पता चले कि बेसल स्कल फ्रैक्चर नहीं है तब तक नेजल इंटुबेशन भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको जब तक ये पता नहीं लगता है कि बेसल स्कल फ्रैक्चर है या नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं है तो आपको सुरक्षित तरीका अपना चाहिए उस मरीज के लिए, ताकि आप उसकी कॉम्प्लिकेशन और ना बढ़ा सकें। अब उसके बाद आता है और क्या कर सकते हैं। इमरजेंसी क्रिकोथायरोइडेक्टमी कर सकते हैं, थायरोक्टमी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसको ट्रेकियोस्टमी बोलते हैं ना, ऐसे सामान कभी भी ऐसी कंडीशन में आपको एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ सकती है। तो ऐसा डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट का सारा सामान, ट्रेकियोस्टमी का पूरा सामान, क्रिकोथायरोटोमी का पूरा सामान रेडी करके रखना चाहिए, क्योंकि चेहरे और गर्दन के ट्रॉमा के साथ इंटुबेशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब यहाँ पे दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीज को यदि मैक्सिलरी फ्रैक्चर हुआ है, यदि मरीज को मैक्सिलरी फ्रैक्चर है तो नेजल इंटुबेशन नहीं करना चाहिए। और अगर मैंडिबल फ्रैक्चर है तो नेजल इंटुबेशन सॉरी मरीज को अगर मैक्सिलरी फ्रैक्चर है तो नेजल इंटुबेशन नहीं करना चाहिए। और अगर मैंडिबल फ्रैक्चर है
तो नेजल इंटुबेशन फिर भी नहीं करना चाहिए। अगर दोनों फ्रैक्चर हैं तो ट्रकियोस्टमी रिक्वायर है। अगर ये दोनों फ्रैक्चर हैं पेशेंट को, तो उनको नेजल इंटुबेशन नहीं करना चाहिए और उसको ट्रकियोस्टमी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रकियोस्टमी उसके लिए काफी बेटर है। उसके बाद डिफिकल्ट, इस तरह की कंडीशंस के बाद जब अगर आपको पेशेंट को इंटुबेट करना ही है, तो उसके लिए जो डेसोफ्लोरिन है इज द मोस्ट प्रेफर्ड इनहेलेशन एजेंट, क्योंकि ये हाइपोटेंशन नहीं करता। इसके लिए डेसोफ्लोरिन बहुत ही बेस्ट है। दूसरा, एट्राक्यूरेनियम आर प्रेफर्ड ऑफ देयर इंडिपेंडेंसी ऑफ हेपेटिक एंड रीनल फेलियर। एट्राक्यूरेनियम ही ऐसे मरीज को मसल रिलैक्सेंट के रूप में चॉइस करना चाहिए, क्योंकि हेपेटिक और रीनल फेलियर पर इसकी इंडिपेंडेंसी कम होती है, क्योंकि ये बहुत बेटर है और इसका यहाँ पे इनका साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। उसके अलावा ओटी टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। ओटी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर उसको हाइपोथर्मिया है तो ओटी का टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए और ओटी के टेम्परेचर को पेशेंट की अकॉर्डिंग रखना चाहिए, क्योंकि उसको फ्लूइड लॉस होने की वजह से उसके बॉडी टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। मसल रिलैक्सेंट एट्राक्यूरेनियम ही यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है, कुछ खास नहीं है, उसके बाद आता है एनेस्थीसिया फॉर बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जले हुए मरीज को स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। किसी विशेषज्ञ को इंटुबेशन करना चाहिए ताकि एडिमा को बढ़ने से रोका जा सके। जब कोई पेशेंट बर्न कर जाता है, तो अगर स्मोक करने की वजह से उसको रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या धुआं उसके अंदर चला गया है, तो वहां पे एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूब डालना आसान नहीं होगा और बार बार ट्राई करेंगे तो उससे एडिमा बढ़ सकता है। इसलिए ट्रकियोस्टमी को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। बंद जगह में जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण बढ़ती है, इसलिए उसको हाइपर वेंटिलेट करना चाहिए ऑक्सीजन के साथ। ऐसे मरीज को उचित मात्रा में फ्लूइड देना चाहिए। ऐसे में 4 ml पर केजी परसेंट बर्न 50% ऑफ द फ्लूइड इज गिवन फर्स्ट 8 आवर्स। ये फॉर्मूला है जिसके हिसाब से उसको फ्लूइड दिया जाता है। अगर फ्लूइड हम दे भी रहे हैं तो फिर हमें यूरिन के आउटपुट का भी ध्यान रखना है। उसका यूरिन आउटपुट कम से कम 0.5 से लेकर 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से जरूर होना चाहिए। ऐसे मरीज को हमेशा रिंगर लैक्टेट प्रेफर करना चाहिए। उसको कोलाइडस सॉल्यूशन भी दे सकते हैं अगर उसको नेसेसरी है। अब एनेस्थेटिक मैनेजमेंट में इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी मैंडेटरी इन इलेक्ट्रिक बर्न पेशेंट, क्योंकि उसको कार्डिक अर्धमियां हो सकती हैं और कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन भी बन सकती है। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक बर्न का पेशेंट है तो उसको ईसीजी कंटिन्यू मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर फिर उसी हिसाब से चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें, अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी करनी है ऐसे पेशेंट को, तो आप पीछे से, अगर पेशेंट बर्न नहीं है तो आप उसको रीजनल और स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और यदि ऐसे पेशेंट को हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है, ऐसे पेशेंट की जो इंडक्शन डोज है वो स्लाइटली हायर हो जाती है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो एनेस्थेटिक जो भी इंडक्शन एजेंट ऐसे पेशेंट में यूज करना चाहे कर सकता है, बट थायोपेंटेन प्रेफर करना चाहिए ऐसे पेशेंट के लिए। एयरवे इंट्यूबेशन एयरवे में भी डिफिकल्ट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चर। अगर गर्दन के आसपास से जल गया है तो पेशेंट का एयरवे आपको इंट्यूबेट करना मुश्किल हो सकता है। अवेक इंट्यूबेशन अंडर फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी में भी रिक्वायर्ड। ऐसे पेशेंट को अवेक इंट्यूबेट करना चाहिए फाइबर ऑप्टिक के साथ, ब्रोंकोस्कोप के साथ। इट मे बी रिक्वायर्ड। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, इट कंटिन्यूटी रिलीज अंडर इंट्रावेनस केटामिन एंड द इंट्यूबेशन इज डन। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसे पेशेंट को केटामिन देके ट्यूब डाल सकते हैं, लेकिन उसका बीपी वॉच करते रहना चाहिए। मसल रिलैक्सेंट आपको एट्राक्यूरेनियम देना चाहिए। ऐसे बर्न के पेशेंट में कभी भी हम स्कोलिन नहीं देते। स्कोलिन बिल्कुल भी ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। तो आई होप, लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो सवाल मुझसे किया था उसका मैंने आंसर दिया है। थोड़ा जल्दी जल्दी में दिया है, बट लेकिन आपको मैंने इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे से कोशिश किया करो कुछ इंग्लिश में नोट्स लेने की। हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी।
ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बहुत प्यार करता हूँ जो मेरे को नए नए क्वेश्चंस लाके देते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।